तो आज की चर्चा में हम बैठे हैं, यहाँ हमारे पास नीलेश भाई साहब भी आए हैं और तो इनके कारण यहाँ चर्चा में हम बैठे, तो ये कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए चर्चा है। तो नीलेश भाई पूछिए। सका मेरा प्रश्न है आपसे कि ओशो ने कहा था कि मैं एक ऐसा कम्यून चाहता हूँ जो पूरी दुनिया के लिए प्रमाण बने प्रेम और शांति का। और उन्होंने ये भी बताया था कि दुनिया में पहले भी इसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन कोई भी कम्यून 4 साल से अधिक नहीं चल पाया। और अपने कम्यून के संबंध में वो कहते थे कि मेरे कम्यून की चलने की संभावना है, लेकिन उनका कम्यून भी ज़्यादा नहीं चला। ओशो के जाने के बाद लोग बिखर गए, और अब आप फिर से ओशो का कम्यून बना रहे, तो ये नष्ट न हो पाए, इनके लिए आपकी क्या तैयारी है? और साथ साथ ये भी बताएं कि ओशो का कम्यून क्यों नष्ट हुआ, और आज के समय में अगर ऐसा कम्यून खड़ा करना है तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए कि ये कम्यून आगे चल के नष्ट ना हो। देखो, पहली बात तो ये कि बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, तो थोड़ी सी व्यवस्थित रूप से बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि रजनीशपुरम की। रजनीशपुरम को एक कम्यून के रूप में देखना ये एक भूल है। रजनीशपुरम को आश्रम के रूप में भी देखना ये एक भूल होगी, और रजनीशपुरम को सखा वेलनेस के रूप में भी देखना ये एक भूल होगी। असल में जैसे तुमने पूछा कि क्या कारण है कि ओशो का कम्यून जो है वो फेल हुआ, तो पहली बात तो ओशो ने शुरू में ही कही कि ये एक प्रयोग है, बहुत लोगों ने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, और उस प्रयोग के तहत सफलता असफलताएं चलती रहती। मेरा मानना यह है किसी भी चीज़ के फेल होने में, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो और चाहे वो व्यवस्था, उसके पीछे फेल होने में सबसे बड़ा कारण होता है उस जगह से संबंधित हमारे बनाई गई सोच। जैसे मैं ये कहूंगा कि एक कम्यून है, बस मैं एक दायरे में बंध गया। अब मैं हर आदमी के जवाब कम्यून 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 के रूप में देता 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 एक दिन थक जाऊंगा, क्योंकि लोग अपने दूसरे कम्यून से उसको कंपेयर करेंगे, वो कम्यून ऐसा होता है, ओशो ने ये कहा। इसलिए भाई ये सब कुछ नहीं, ये ऐसा समझो ये एक अजायब घर है, बिल्कुल अलग तरीके का। इसमें कुछ लोग कम्यून महसूस करेंगे, कुछ लोग इसको थेरेपी सेंटर महसूस करेंगे, कुछ लोग इसको आश्रम महसूस करेंगे, कुछ लोगों के लिए सखा परिवार का होगा, कुछ लोगों के लिए व्यावसायिक केंद्र होगा, कुछ लोगों के लिए धार्मिक केंद्र होगा, कुछ लोगों के लिए शोध की विषय होगा, और कुछ लोगों के लिए गाली देने का और चर्चा का विषय होगा। तो मैं ये कहता हूं सफलता इसी बात में है कि उसको किसी दायरे में ना बांधा जाए। रजनीशपुरम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि रजनीश की विचारधारा को मैं इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन रजनीशपुरम नाम रखना मैंने इसलिए चुना कि रजनीश की विचारधारा संकुचित नहीं है, वो लोगों ने संकुचित बना ली। आपने बहुत एक पहले देखा होगा ना कि एक हाथी को 4 अंधे देखने गए, तो 4 अंधों ने हाथी को कैसे देखा, उन्होंने कहा, कोई किसी ने पैर पकड़े तो उन्होंने कहा हाथी जो है वो खंबे की तरह होता है, किसी ने कान पकड़े तो उसने कहा हाथी सूप की तरह होता है, किसी ने सूंड पकड़ी तो उसने कहा हाथी जो है वो न जाने किसी और तरीके का। सबकी अपनी धारणा। लेकिन रजनीश तो धारणाओं को तोड़ने का काम करते थे। रजनीशपुरम में धारणाएं तोड़ी ही जाएंगी। अब जैसे आज ही आपने प्रश्न किया कि कम्यून कैसा होगा, और मैं धारणा तोड़ दी कि कम्यून जैसी चीज कोई सोचने की जरूरत नहीं। ओशो का कम्यून इसलिए फेल हुआ क्योंकि उस कम्यून के संबंधित जो पुराने कम्यून की धारणाएं थी उसके प्रश्न उठते थे, और ओशो ने अपने सन्यासियों को अलग ढंग से तैयार किया था। जैसे हमने सखा परिवार में जो लोगों को तैयार किया, वो एक मानवता के ढंग से सखा परिवार को हमने खड़ा किया। उस मानवता के ढंग में प्रेम भी है, उस मानवता के ढंग में केयर भी है, उस मानवता के ढंग में एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी है, कुछ रूल्स भी हैं, कुछ काम भी हैं, कुछ आजादियां भी हैं। तो सखा परिवार को मैंने इस ढंग से खड़ा किया। अब अचानक मैं इनसे बोलूं कि अब चलो हम जो हैं एक कम्यून में रहते हैं चल के, अब इन लोगों की सोच जैसे ही वहां पहुंचेगी, तो वहां पहुंचने के बाद, जबकि सच बात यह है हम लोग कम्यून की तरीके से ही रहते हैं,
लेकिन फिर भी ये सोच अगर एक बंधे हुए और कम्यून में कहीं पहुंच जाए तो वहां पे जाके इनकी कुछ बातें जो हैं वो व्यवस्था के खिलाफ होंगी और कुछ बातें जो हैं लोगों को आकर्षित करेंगी। ऐसी कंडीशन में लोगों के जो प्रश्न और इन लोगों के बीच उसके उत्तर ये एक दुराव का काम करेंगे। रजनीशपुरम जो फेल हुआ या जो कम्यून रजनीश ने बनाया था वो फेल हुआ, मेरा मानना यह है कि उससे पहले ओशो ने अपने सन्यासियों को एक अलग ढंग से तैयार किया था जिसमें वो ध्यान की बात किया करते थे। सारी ध्यान की बात होती थी, लेकिन कम्यून में अब वही ध्यान ही पहुंच जाएंगे। अब कम्यून में तो काम भी होता है, कम्यून में केवल ध्यान तो होता नहीं। तो एक आश्रम वाली सोच के साथ जैसे ही कम्यून में एंट्री होगी, कम्यून की व्यवस्था हिलने लग जाएगी। अब जैसे हमारे यहां अभी मैंने रजनीशपुरम बनाया, अब जिन्हें कम्यून का पता नहीं और जो सिर्फ आश्रमों में ही टहले हैं, वो जब वहां आते हैं तो उनके लिए तो ये होता है सुबह उठेंगे, यहाँ पे खाना खाएंगे, फिर ध्यान होगा, दोपहर में ऐसे ध्यान होगा, क्योंकि उन्हें ध्यान ही पता है। जितनी उनकी दृष्टि है वो उसी दृष्टि से सोचेंगे। तो वहां पे वो लोग उसको कम्यून की तरह से नहीं ट्रीट करेंगे, वो लोग एक मेडिटेशन कैंप की तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यहां पे हमने अपनी सोच को खुला रखा है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार जीवन जो है वो बंधे हुए दायरों में नहीं चलता, समय समय पे दायरे तोड़ता है और दायरे निर्मित करता है, उसी तरीके से रजनीशपुरम में भी समय समय पे दायरे तोड़े जाएंगे और समय समय पे दायरे निर्मित किए जाएंगे। और ये जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुरूप ही कार्य होगा। अगर कल को कोई कहने लगे कि ये रजनीशपुरम कम्यून तो है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल स्वीकार कर लूंगा, कम्यून नहीं है, कोई बात नहीं। मैं जो व्यवस्था चलाने जा रहा हूं वो एक अलग ही व्यवस्था है जिसको नाम देके सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैंने अपने इसमें कोशिश की है कि मैं किसी तरीके के नाम के चक्कर में ना पड़ूं, काम के चक्कर में पड़ूं जो मैं करना चाहता हूं। तो ये इसमें मेरा जैसे वो ओशो ने खुद भी बताया, जैसे वही उस टाइम भी वो व्यवस्थागत बात कर रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि पुराने धर्मों में, पुराने सन्यासियों में ये कमी थी कि कोई धर्म सिर्फ ध्यान पे डिपेंड था, कोई प्रेम पे था, तो वो अधूरे थे कहीं ना कहीं। तो मैं ध्यान और प्रेम दोनों को जोड़ रहा हूँ। फिर दूसरी कमी उन्होंने ये बताई कि जैसे सन्यासी थे समाज पे डिपेंड है, फाइनेंशियल, तो उन्होंने कहा कि मेरा सन्यासी जो होगा सृजनात्मक होगा, फाइनेंशियल किसी पे डिपेंड नहीं होगा। तो सामाजिक या लीगल जो बात कही उन्होंने तर्कसंगत तो बहुत परफेक्ट कही थी, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद तो बात बची ही नहीं। तो एक सवाल देखो, ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति का विजन होता है वो व्यक्ति अपने विजन को अगर चला रहा है तो अपने जीवित रहते ही उस विजन का काम कर सकता है। उसके जाने के बाद जब तक उस कैलिबर का व्यक्ति या उस विजन को बिल्कुल समझने वाला व्यक्ति ना हो वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए मेरा मानना यह रहा है कि मुझे जरूरत इस बात की नहीं है कि मैं ओशो के विजन को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि ओशो का विजन तो मानवता के प्रति था। मानवता आज के समय में ओशो के जाने के 30-40 साल बाद एक अलग ढंग के आयाम पे आ गई है। आज टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई है, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो 1 लाख किताबें ओशो ने पढ़ी थी, आज एक मोबाइल के अंदर करोड़ों किताबें हो गई हैं। तो दुनिया बहुत बदली है, लेकिन आज भी दुनिया को बेहतर करने की सोच अपनी कायम है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से मैं उस पर काम कर सकूं, इतना ही पर्याप्त है। रजनीश से मेरा प्रेम है, इतना ही इसलिए जरूरी है कि मैं नाम लगा लेता हूं। मैं, जैसे ओशो कहा करते थे कि गांधी से मुझे प्रेम है, इसलिए गांधी की मैं कभी कभी आलोचना करता हूं, कभी कभी प्रेम दर्शाता हूं, लेकिन मैं गांधी को जिंदा रखता हूं, नहीं तो लोग गांधी को मार डाले। सच कहें तो आप मेरे देख लो, चाहे मेरा कोई भी लेक्चर हो, चाहे मैं किसी भी विषय पे बात कर रहा हूं, मैं रजनीश का नाम लेता हूं। हाँ, हर वीडियो में हमेशा लेता हूं। इसलिए लेता हूं कि मैं उन्हें जिंदा रखूं। जो लोग मुझसे प्रभावित होते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, मेरे पास आते हैं, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे वो किसी और बात के लिए हो, उनके दिमाग में ओशो के संबंध में एक जानकारी बैठे, उस विजन को समझ सकें। क्योंकि वो विजन जो है जब किया गया था वो अपने समय से काफी पहले था। ओशो जिस तरीके की बात कर रहे थे
वो आज के समय में समझना ज्यादा आसान है। ओशो जिस तरीके की प्रेम की स्वतंत्रता, लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, आज वो जीवन बहुत इजी है, लोग वैसा जी रहे हैं। लोग ओशो जिस मेट्रोसेक्सुअल पर्सन की बात करते थे, जोरवा द बुद्धा की, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वैसा जीवन जी रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं लेकिन ध्यान करते हैं। हाँ, ये बात अलग है वो ध्यान लोगों को बताते ना हो, लेकिन करते हैं। बिल गेट्स भी अपने लिए ध्यान के लिए समय निकालते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने लिए ध्यान के लिए समय निकालते हैं, तो वो अपने को जोड़े हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि किसी बात को सिर्फ ये बताया जाए कि आप पूरे इसको इस ढंग से करें। मेरा मानना यह है कि मैं ओशो का जब नाम लेता हूं तो ओशो के नाम लेने में जो मुझे प्रेम करते हैं या मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, या मेरी सफलता, असफलता, साहस, जो भी उन्हें आकर्षित करता है, तो उन्हें समझ में आएगा कि इसके पीछे एक विजन है, इसके पीछे एक सोच है। और अगर मैं कल को उनसे ना मिला तो वो विजन के तहत वो और बातें पढ़ सकते हैं। ओशो के विचार जरा मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, वो उसको पढ़ के लाभ ले सकते हैं। ये बात अलग है कि मैंने ओशो की किताबें उतनी नहीं पढ़ी जितनी और किसी भी व्यक्ति ने पढ़ी होंगी, लेकिन मेरा अपना देखने का नज़रिया है और जो काफ़ी हद तक नज़रिया ओशो से मैच करता है। इसलिए कई बार लोगों को भ्रांति हो जाती है कि मैं ओशो को पढ़ के बोल रहा हूँ कि मैं अपनी बोल रहा हूँ। बात तो कह रहा हूँ मैं अपनी बोल रहा हूँ, लग रहा है ओशो की बोल रहा हूँ। तो ये एक ऐसा ही समझ लो कि जिंदगी जीने के कारण है। तो ओशो जो रजनीशपुरम है, ये मैं ओशो का सपना वो वाला पूरा नहीं कर रहा हूं जो ओशो पूरे तरीके से अपने समय में देखे थे। मैं ओशो का लेटेस्ट तरीके से, अगर आज वो होते तो वो किस तरीके से काम करते, आज की परिस्थितियों को वो कैसे ढंग से एनकाउंटर करते, जो कम्यून में पहले असफल हुए थे उसको अब सफल करने के लिए वो क्या क्या करते, तो मैं उस ढंग से काम कर रहा हूं। हाँ, तो मैं वही विषय पे कह रहा हूँ ना, जैसे स्पिरिचुअली नहीं लेकिन फिर भी उस टाइम की जो लीगली सिचुएशन थी, सामाजिक परिस्थिति थी, उनको देख के आपको क्या लगता है कि आज के समय में क्या बदलाव होना चाहिए, या उस पे देखो, अगर बदलाहट की तो पहली बात यह है कि कुछ बातों की छोटी मोटी बदलाहटें हैं जो मुझे महसूस होती हैं। पहली बात तो यह है कि ध्यान के संबंध में लोगों की सोच थोड़ी खुलनी चाहिए। जैसे कि ध्यान की इतनी सारी ओशो ने विधियां दी, अब इसमें विधियों को लेकर लोग लड़ रहे हैं। तो पहली सोच मेरा मानना है कि रजनीशपुरम में यह बदलनी चाहिए कि आपको लाभ हो, जिससे भी लाभ हो वो आप करो, कोई बहुत पकड़ नहीं होनी चाहिए। ध्यान के लिए रूल थोपने पे, देखो ध्यान एकमात्र ऐसी चीज है जो जितने ज्यादा नियम थोपे जाएंगे उतने में नष्ट हो जाएगा। तो ध्यान के लिए नियम नहीं बनने चाहिए। तो रजनीशपुरम में ध्यान के नियमों पे थोड़ी सी स्वतंत्रता रखी जाएगी। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें नियम ही अच्छे लगते हैं तो उनके लिए नियमवत भी ध्यान चलेंगे। तो दोनों चुनाव कर लो। अगर किसी को रस्सी बांध के कूदना अच्छा लगता है पैर में, वो रस्सी बांध के कूदे, और किसी को बिना पैर में रस्सी बांधे कूदे अच्छा लगता है तो वो वैसा कूदे। तो पहली तो चीज ये बड़ा चेंजेस है। दूसरा चेंजेस ये है कि रजनीशपुरम में पहली बार मैं ओशो सन्यासियों को ये कहना चाहता हूं कि उन्हें थोड़ा सा समाज के लिए भी कार्य करना चाहिए, जो कि आज तक नहीं किया। ओशो का कोई भी आश्रम, कोई भी ध्यान शिविर में लोगों को जन जागरण नहीं सिखाया जाता, लोगों को सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं सिखाई जाती। सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ नहीं है कि जो सो कॉल्ड बातें हैं। सामाजिक जिम्मेदारी का अर्थ कि दुनिया को कैसे बेहतर बनाया जाए, परिवार के स्तर पे कैसे बेहतर बनाया जाए, फाइनेंशियली कैसे बेहतर बनाया जाए, साफ सफाइयाँ कैसे अच्छे से रखी जाए, कैसे करके स्वास्थ्य की दृष्टि से नया काम किया जाए। अब आप यही देख लो कि सखा वेलनेस की पूरी जो भी खोज थी वो मेरी अपनी थी, लेकिन मैंने पूरी खोज को ओशो पे डाल दिया, मतलब अब ओशो के साथ जोड़ दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि लोग स्वास्थ्य के लिए जो आए, अब वहाँ पे 250 लोगों की लगभग व्यवस्था कर रहा हूँ आश्रम में, तो स्वास्थ्य के लिए 100 लोग 150 लोग जो भी आए होंगे, बाकी और सन्यासी मान लो 250 भी कभी हुए तो सन्यासी भी 50-100 वहाँ हों, तो उन 50-100 के बीच एक 200-250 लोग एक अच्छे मैसेज को ले सकते हैं।
क्योंकि हमारे पास तो कोई भी थेरेपी 21 दिन से कम की होती नहीं। कोई आदमी 21 दिन का वक्त ओशो सन्यासियों के बीच बिताएगा, आप सोचो कितना परिवर्तन होगा। उसको स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ मिलेगा और वो जो धन मिलेगा उससे ये पूरी व्यवस्था चलेगी। तो कितने अच्छे ढंग से इसको मैं व्यवस्थित कर रहा हूं और एक सामाजिक एक बहुत जरूरत है लोगों को स्वास्थ्य की, वो भी दे रहा हूं। तो ये भी एक परिवर्तन है। एक और क्वेश्चन है, वैसे तो आपने जवाब दे दिया है, उनका भी आ ही गया, मैं देख लेता हूँ। कोई बात नहीं, जो भी हो। दूसरा एक आपकी सखा वेलनेस को लेके है, आपकी चिकित्सा पद्धति सखा वेलनेस का विस्तार कैसे किया जाए। जैसे अभी आपके 3 सेंटर है ना अभी, तो एक यहाँ नेपाल और एक और कहीं और है। तो इस देश में बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जो आपसे सेंटर खोलने के लिए कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपका सेंटर अपने शहर में खोलना चाहता है, चलाना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, ये विस्तार से बताएं। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सेंटर के लिए बहुत तरीके के लोगों ने मुझसे संपर्क किया और सेंटर चलाने की अपनी अपनी कुछ दिक्कतें भी हैं, वो भी हमने महसूस की। सेंटर की व्यवस्था, सेंटर का पूरा माहौल, परिवेश, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। देखो, ये जो अभी रजनीशपुरम का निर्माण हुआ, इसके पीछे एक तो सखा वेलनेस का बहुत बड़ा योगदान है। वो योगदान इन अर्थों में है कि सखा वेलनेस में आज अचानक ही जो है इतनी ज़्यादा संख्या में लोग संपर्क करने लगे हैं कि हमें ज़रूरत महसूस होती है कि एक बड़ी जगह हो जहां हम ज़्यादा लोगों को साथ काम कर सकें। तो उसके तहत रजनीशपुरम का ये जो विचार है, इसमें 200-250 लोगों की व्यवस्था करना, ये एक बड़े रूप में कार्य है। जब बड़ा कार्य होता है तो वहाँ कई तरीके की और सुविधाएं भी दी जा सकती हैं जो कि हर सेंटर में उपलब्ध नहीं होती। रजनीशपुरम के संबंध में अभी मेरा ये मानना है कि लगभग मैं 1-2 साल तक रजनीशपुरम को चलाने के बाद फिर ये निर्णय लूँगा कि क्या इसी तरीके के इतने बड़े बड़े सेंटर्स पूरे इंडिया में होने चाहिए। और यदि मुझे महसूस हुआ, तो जैसे मैंने कहा था कि अगर मुझे महसूस हुआ कि वाकई में इसकी ज़रूरत है, तो हम पूरे हिंदुस्तान में लगभग 100 जगह, हिंदुस्तान के बाहर भी कुछ जगह प्लान है, एक दुबई में हमारा प्लान है, उसके अलावा काठमांडू में भी एक सेंटर का प्लान है, ऐसे और भी कुछ 1-2 कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी प्लान है कि हम वहाँ पे बड़े बड़े सेंटर्स जहाँ 2-2, 250-250 लोगों की व्यवस्था हो, डाल सकें। और ऐसे लगभग 100 सेंटर की मेरी सोच है। लेकिन उसको सब कुछ समझने के लिए हमें एक जगह प्रयोग से गुजरना पड़ेगा। अब जैसे बहुत से लोग जो सेंटर लेना चाहते हैं, पहली बात तो यह है कि वो लेना इसलिए चाहते हैं कि सेंटर से जल्दी लाभ होगा, फायदा, पैसा आने लगेगा, कमाई के लिए। जबकि ये जो कार्य है ना, वो मेरी पूजा है। हाँ, ये बात अलग है कि इस पूजा से मुझे धन भी मिलता है, लेकिन ये मेरी पूजा अधिक है। ये मेरा सिर्फ व्यवसायीकरण नहीं है। सिर्फ मैं व्यवसायीकरण के लिए इसको नहीं कर रहा, नहीं तो इस ढंग से नहीं करता। व्यवसायीकरण के ढंग और होते हैं। तो इसको मैं किसी भी ऐसे आदमी को सेंटर नहीं दे सकता जो खुद इस पैथी से गुजरा ना हो, क्योंकि जो गुजरता है वो महसूस करता है कि इसमें है क्या। गुजरने के बाद आदमी को पता लगता है कि ये थेरेपी कितनी पावरफुल है। दूसरी चीज ये है कि फ्यूचर में अगर रजनीशपुरम का कंसेप्ट लोगों को समझ में आया, और जैसा कि अभी तक होता रहा है कि जितने भी ओशो के आश्रम हैं, अगर आज की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि लगभग 1000 के आसपास आश्रम होंगे पूरे वर्ल्ड में, छोटे बड़े 1000 आश्रम होंगे। लेकिन उन 1000 आश्रमों की जो स्थिति है वो ऐसी है कि लगभग बंद पड़े। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो दिक्कतें होती हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। ज़रूरतें होती हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पाते फाइनेंशियली, तो फिर उनको फाइनली आश्रम बंद करना पड़ता है, या फिर आश्रमों को व्यवसायीकरण करने की कोशिश करते हैं, उसमें आश्रम का सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगा कि लोग समझ रहे हैं इस बात को, इस देशना को, कि हम सखा वेलनेस के माध्यम से रजनीशपुरम जैसी व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था के खर्चे उठा के लोगों को ध्यान के लिए निःशुल्क मदद कर सकते हैं, समाज में कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि इसी रजनीशपुरम में मैं आपको एक बात बताऊं, इसी रजनीशपुरम में मेरा एक लाइब्रेरी बनाने का भी प्लान है, और वो लाइब्रेरी में कम से कम 1 लाख किताबें होंगी।
अब 1 लाख किताबों की लाइब्रेरी बनाने का प्लान है, और साथ साथ ये भी प्लान है कि वहाँ पूरे हिंदुस्तान से जो भी बच्चे स्टडी करते हैं, और ये नहीं समझना कि 1 लाख किताबें ऐसी उठा ली, 1 लाख किताबें जो स्टडी से संबंधित हो, खोजे से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, तो वो सारी किताबें हों और पूरे दुनिया के बच्चों को मैं वहाँ निमंत्रण दे सकूँ कि आप आइए और वहाँ पे स्टडी करिए। मैं जिस शहर में हूँ उस शहर के सहारनपुर के मैं चाहता हूँ कि लड़के लड़कियाँ युवतियाँ युवक जितने भी लोग हों वो उस लाइब्रेरी में आएँ और वहाँ आके स्टडी करें, भोजन के वक्त में भोजन करें, निःशुल्क करें, चाय की हर समय व्यवस्था रहेगी, वो निःशुल्क पिएं और अपनी स्टडी कर सकें। ये एक समाज सेवा का कार्य है। तो इस तरीके की सोच के साथ इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाने के लिए अगर धन की ज़रूरत की पूर्ति हम लोगों को स्वास्थ्य दे के कर रहे हैं, तो और ये कंसेप्ट लोगों को समझ में अगर आता है तो फिर आगे ऐसा कर सकते हैं कि हम खुद के सेंटर बनाने की बजाय जो ऑलरेडी बने हुए सेंटर हैं उनके साथ एक हम डील कर सकते हैं और उनके सेंटरों पे अपनी इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं ताकि उस शहर के लोगों को भी वैसा लाभ मिल सके। हाँ, मैंने वही सोचा, क्योंकि जैसे आपका भी इनकम सोर्स वही है और व्यवस्था बड़ी होगी तो खर्चे भी बड़े होंगे। बिल्कुल। तो उस तरीके के लोग आपको ट्रेंड करने पड़ेंगे ना। देखो पहली बात तो ये है कि ये सखा वेलनेस का जो कार्य है वो कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको जल्दी किसी को सिखा सकूं। कई बार लोग ये समझते हैं कि हम सीख जाएंगे फिर करने लगेंगे। एक तो 100 में से 99 लोग इसी धोखे की उम्मीद से होते हैं कि बस हम जाएंगे और तुरंत सीख जाएंगे और उसके बाद अपना धंधा शुरू। नहीं भाई, ये धंधा नहीं कोई कर सकता। ये हमारे साथ रहने वाले लोग भी इतने समय में अभी समझ नहीं पाए कि इसको किस ढंग से जो है वो हम करते हैं। हम भी अभी तक डीप रिसर्च कर रहे हैं, डे टू डे हम लोग नई चीज़ें इसमें कर रहे हैं। तो ये इतनी आसान नहीं है, लेकिन इसकी जो अभी व्यवस्था है वो इतनी यूनिक है कि मैं अकेला व्यक्ति इस समय पूरे दुनिया में लोगों को हम इलाज दे रहे हैं और कितने सारे लोग इलाज दे रहे हैं। आप ही आए हुए हैं, आपका देखा देखी आप देख रहे हो कि लगातार लोग आ रहे हैं और लोग इस तरीके की मशीनें लेके जाना और सब काम कर रहे हैं और वो हमारे यहाँ एडमिट नहीं हुए, घर से रह के वो अपने घर पे रह के इलाज कर रहे हैं। तो और हम यहाँ से उनको गाइड कर पा रहे हैं। लेकिन ये वैसी चीज़ नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को ट्रेन कर दें और वो जाके वो सेंटर संभालने लगे। असल में सेंटर के संबंधित सिर्फ व्यवस्था की बात है कि वहाँ जो लोग आए उनके साथ व्यवहार कैसा हो, उनका खान पान कैसा हो, उनके लिए साफ़ सफाई कैसी हो। आपको हैरानी होगी जान के कि हम जो रजनीशपुरम का सेंटर बना रहे हैं वहाँ पे जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ इलाज लेने आएगा, जो भी एडमिट होगा, 21 डेज से मैंने कहा कम तो कोई होगा नहीं, तो 21 डेज के लिए जो एडमिट होगा उसको बेडशीट्स, उसको ब्लैंकेट्स और उसको पिलो जो दी जाएंगी वो उसी को दे दी जाएंगी। यानी कि जितनी बार वहां पे कोई आएगा उतनी बार उसके लिए नई व्यवस्था, इतनी साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। कहीं सुना ऐसा? नहीं। लेकिन हम ये करने जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम नहीं चाहते कि एक आने वाले व्यक्ति के अंदर छोटा सा भी कोई संदेह पैदा हो, साफ सफाई को लेके, खान पान को लेके, किसी और व्यवस्था को लेके। हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो इतना ही समझदारी से भरा हुआ कोई व्यक्ति अगर होता है और वो फिर सेंटर की मांग करता है और उसमें जो धन लगे वो उसको लगाने को तैयार है, तब फिर कहीं सेंटर की बात हो सकती है। आप समझ रहे हैं? तो फिर सेंटर की बात होगी, निश्चित होगी। पूरे वर्ल्ड वाइड सेंटर होंगे। मुझे मालूम है कि दुनिया में आने वाले वक्त में हाइड्रोजन से बिजली नहीं बनेगी, हाइड्रोजन से लोगों का इलाज भी होगा। बस यह है कि बिजली बनाने के लिए अलग व्यवस्था करती है काम, हमारे हाइड्रोजन के साथ इलाज करने के लिए हमने ज्योतिष का और रागा का सहारा लिया। और ये एक बहुत यूनिक कॉम्बो है। सखा, इसमें जो पहले वाली जो पहला इसमें संदर्भ था कि रजनीशपुरम पहले सखा ओशो का क्या विजन था और उसमें आपने जो ये नाम प्रयोग किया ओशो का क्यों किया। पर बहुत सारे जो आश्रम हैं ओशो के आश्रम और जो पुरानी सन्यासी हैं वहाँ ज़्यादातर क्या होता है
कि जो वहाँ आश्रम में ज़्यादातर, या जैसे नेपाल में, मैं नेपाल से हूँ तो वहाँ का देखता रहता हूँ, तो वहाँ का ओशो आश्रम में होता इतना है कि ओशो के साथ जो पहले जिन्होंने वक्त गुजारा, तो वो उनकी महिमा गाते थे कि वो कितने बड़े, और जो नए सन्यासी आ भी रहे हैं, जो युवा सन्यासी, वो भी आहा हम भी ऐसे गुरु के शिष्य बन रहे हैं जो पहले बहुत ये किया था वो किया था, तो उसी में रम रहे, और ऐसा उनको लगता है कि वो उसी की लेगेसी को जिंदा कर रहे, उनकी बातें गा गा के, उनके बारे में बोल बोल के, उनके वाह देखो उन्होंने तब कैसा ऐसा किया था, ऐसा तब ऐसा किया था। तो रजनीशपुर में ऐसा दिखा जाता है, और आप ऐसा करते भी नहीं कि ओशो की महिमा मंडन करते नहीं है। तो ये क्या करना जरूरी नहीं है, ओशो की लेगेसी को बताए रखना ताकि वो जिंदा रहे? देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने किसी पहलवान मित्र की लोगों के बीच तारीफ करे कि तुम्हें पहलवान होना चाहिए, और खुद उसकी हालत ये हो कि वो 10 किलो का वजन ना उठा पाए, तो कितना सौंदर्य होगा उसके इस बात को कहने में कि सबको पहलवानी करनी चाहिए। ठीक है, मेरा मानना ये हमेशा से रहा है, और यही मेरी शैली है, और थोड़ी विवादित शैली है। मेरा मानना ये है कि जैसे दुनिया के सारे लोग अपने धर्मों के जो भगवान हैं, अपने धर्मों के जो इष्ट देव हैं, उनकी तारीफ करते हैं, मुझे उनकी तारीफ से कोई आपत्ति नहीं है। कोई कहे राम अच्छे हैं, कोई कहे मोहम्मद अच्छे थे, कितना कुछ किया, कोई कहे जीसस ने देखो कितनी बड़ी क्रांति कर दी, कोई कहे ओशो ने की, कोई आशाराम बापू को कहे, कोई किसी को भी कहे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन तब क्रिएट होता है जब वो कहते हैं उन्होंने तो किया, तुमने कौन सी उखेड़ ली। मेरी बात समझ रहे हैं? होंगे महान, हमारे देश में ऋषि मुनि होंगे महान, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है, महान थे, तुमने क्या कर लिया, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा चीज है। तो उसी तरीके से मेरा मानना यह है कि दूसरों की महानता केवल गाते रहने से काम नहीं चलेगा, उसके वो महान गुण तुम में भी उतरने चाहिए, और जैसे ही तुम में वो महान गुण उतरेंगे, विश्वास करना तुम महानता की तारीफ करना बंद कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी क्रिकेट में स्ट्रेट 6 मार दे, छक्का मारे, तो क्या सचिन तेंदुलकर ताली बजाएंगे उसके छक्के मारने पे? नहीं, वो तो बहुत मारा है क्योंकि उन्होंने मारे हुए हैं। अब सचिन तेंदुलकर भी कोई स्ट्रेट ड्राइव मारे 6, और वो मैं भी आसानी से मार लेता हूं, तो मैं भी ताली नहीं बजाऊंगा। मैं उस बात के लिए ताली बजाऊंगा जो मैं खुद कर नहीं पाता। मैं बहुत पहले, मुझे याद है, एक मूवी आई थी, उस मूवी में ऐसा कुछ दिखाया गया था कि एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, और उसका फादर आखिर में, मतलब बिना शादीशुदा, मतलब शादी नहीं होती उस लड़की की, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका फादर का दिखाया था आखिर में एक स्टेटमेंट कि वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को स्वीकार करता हूं कि वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई। और जब ऐसा हो रहा था तो पूरे हॉल में जितने लोग बैठे थे सब ताली बजा रहे थे सिवाय मेरे। अच्छा। और मैं जानता था कि एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपनी लड़की को कुंवारी मां बनने की परमिशन दे दे, लेकिन मैं ताली नहीं बजा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मैं स्वयं ऐसा हूं कि मैं परमिशन दे सकता हूं, वो कैपेसिटी है। तो यहां पे बात बिल्कुल ओशो पे वो आती है। मैं ओशो की बहुत वाहवाही नहीं करता, उसका रीजन ये है कि मुझे वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखाई देते हैं, मुझे कोई उसमें बहुत खास नहीं दिखाई देता। और जिनको खास दिखाई देता है वो अपने अंदर देखें कि ओशो जैसे कोई गुण नहीं है उनके अंदर, क्रांति के भी गुण नहीं है। ये तो बोल देते हैं कि ओशो ने कहा डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस। चलो छोड़ो, ये पोस्टर लेके तुम जरा अमेरिकी दूतावास के सामने खड़े होकर दिखा दो। छोड़ो ये बात, वो तो अमेरिका में रह के ये कह रहे थे। ओशो का कोई सन्यासी दूतावास के सामने लगा दे, इंडिया में उनके दूतावास वहां नहीं कर सकता। तो बात ऐसी है कि ये बातें कि ओशो की तारीफें करें, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं काम का भूखा हूं,
क्योंकि मुझे ऐसा मालूम है कि कोयले की खदान में सब हीरे नहीं होते। लाखों की संख्या में सन्यासी होंगे, लेकिन उनमें से थोड़े से वो प्यारे भी होंगे जो बहुत साहसी और बहुत अच्छे होंगे। मैं कह सकता हूं कि रजनीशपुरम उनके लिए है। रजनीशपुरम में वो आए जो साहसी हो, रजनीशपुरम में वो आए जिसके अंदर कुछ नवीन जीवन में करने का साहस, कुछ समझ हो, लेकिन पुराने का सम्मान भी हो। एक ध्यान रखना, नवीनता करने के लिए पुराने का अपमान करना जरूरी नहीं। मेरी आप बातों को देखो, मैं बहुत मॉडर्न हूं, लेकिन कहीं कहीं पे लोग मुझे सुनते वो कहते हैं आपको ऐसा लगता है बड़ी प्राचीन बातें करने लगते हो, ज्योतिष की बात कर रहे हो, ध्यान की बात, पता नहीं कैसे पुरानी बातें कर रहे हो मॉडर्न। तो आधुनिक होने के लिए पुराने का अपमान नहीं करना है, पुराने से समझ लेनी है। नहीं तो जनरेशन गैप आ जाएगा। जनरेशन गैप, और होता क्या है जनरेशन गैप? यही तो होता है कि समय जो बढ़ रहा है, आज के युग में आदमी भोजन मुंह से ही कर रहा, उसके लिए कोई विशेष द्वार नहीं खोला उसने, है ना। नींद आज भी बिस्तर पे लेट के ही ले रहा, खड़े खड़े सोने का कोई ढंग नहीं सीखा। यानी कि सनातन वो सब चीजें चल रही। आधुनिक क्या हुआ? आधुनिक इतना ही हो गया कि अब उसके पास गैजेट ज्यादा हो गए, उसके पास आज की टेक्नोलॉजी की समझ है, उसके पास आज के रूट मैप हैं। तो आज की चीजों, तो मैं आधुनिक होने की बात जब करता हूं तो आज के समय के हिसाब से चलने की बात करता हूं, और प्राचीनता वही है। अच्छे से सोया कैसे जा सके, अच्छे से सोने का ढंग हमारे पूर्वजों के पास ही था। हाँ, स्वस्थ रहने का ढंग हमारे पूर्वजों के पास था। तो वो ढंग तो हमें अपनाने पड़ेंगे। वो ढंग है लिसन टू बॉडी। जैसे ओशो दो बातें कहा करते थे, बहुत कम लोग इसको समझे। ओशो कहा करते थे कि मेरे दो ही मतलब संदेश हैं, प्रेम और निजता। ये कहते थे, प्रेम और निजता। ये बात ओशो ने बहुत जगह कही। अब प्रेम और निजता का सही इस्तेमाल क्या है? निजता जो है वो मेरी स्वयं की है। निजता, मैं कब सोऊं, कब उठूं, कितना खाऊं, क्या खाऊं, ये मेरी निजता है। उसी को ध्यान कहते हैं। अब छोड़ दे यार, अब उसको अर्थ मत दो। अभी निजता, निजता भाई, तुम कितना खाओगे तुम्हारी निजता है ना। तुम मेरे बराबर तो नहीं खाओगे। तुम कौन से कपड़े पहनोगे तुम्हारी निजता, या मेरे वाले पहनोगे? सबका अलग अलग होगा। तो ये निजता का मतलब होता है जो मेरे लिए ही बना है, क्योंकि हर एक का ढंग अलग है। निजता सबकी अपनी अपनी है। लेकिन निजता, और जैसे ही हम प्रेम इसमें जोड़ेंगे, प्रेम हो गया अब बाहर की बात। जैसे नीलेश है तो ये बाहर है, तो हम कहेंगे नीलेश प्रेम है, हमें नीलेश से प्रेम है मान लो। अब प्रेम में दो चाहिए ना। ध्यान में तो आप अकेले हो सकते हो, निजता में आप अकेले हो सकते हो, लेकिन प्रेम में दो चाहिए। तो वहां पे दो हो गए। जैसे ही दो हो गए, फिर हम ये कहेंगे कि खाना, भाई हम तो 2 रोटी खाते हैं, नीलेश तुम 3 रोटी खाते हो, तो ये ऐसा करते हैं बीच में रोटियां रख देते हैं, जिसको जितनी जरूरत हो ले ले। इतनी तो समझ लगाओगे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि प्रेम के वक्त भी लोग अपनी निजता दिखाने लगे। वो फॉर एग्जाम्पल ये कि हम नीलेश को बोलें कि नीलेश आओ बैठो खाना खाते हैं, और खाना लगाया और फिर अपनी 2 रोटी उठा के साइड में चले गए। देखो जैसे कि क्या है, शिविर हो रहे हैं। अब ओशो के शिविर हो रहे, ये शिविर बाहर है भाई, अंदर तो नहीं हो रहे, शिविर तो बाहर हो रहा है। तो बाहर है यानी कि प्रेम। अब प्रेम है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए भाई, प्रेम है तो जाना चाहिए। अब यहां पे लोग निजता यूज कर लेते हैं। तो कहते हमें ध्यान की जरूरत नहीं, हम तो अपना ये वाला करते हैं, और घर बैठ जाते। शिविरों में संख्या कम हो गई, समझदार लोगों की संख्या। हाँ ठीक है, तुम्हें ध्यान घट गया तो वो तो तुम घट गया ना, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन घटे हुए ध्यान का घंटा करोगे क्या? अब जाओ शिविरों में, वहां कुछ ऐसे बच्चे दिखेंगे जो कहेंगे अरे स्वामी जी यार आप में बड़ा कुछ दिव्यता दिखाई देती है, आप मुझे कुछ बताइए। अब निजता का उपयोग
वहां करना जहां प्रेम है गलत है। ये फिल्टराइजेशन बहुत जरूरी है। मेरा मानना यह है कि मैं जो हूं अपने जीवन को जो जीता हूं वो मेरी निजता है, लेकिन बाहर के जीवन में मुझे जो करना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए, समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, राजनीति में क्या हो रहा है सही गलत मुझे बोलना चाहिए। अब लोग कहते हैं हमारी तो निजता में आनंद है, हम नहीं बोलते क्या हो रहा। गलत बात है। हम भोजन बाहर से ले रहे हैं, हम कपड़े बाहर से ले रहे हैं, हम अपनी निजता के लिए भी बाहर से तो ले रहे हैं ना, तो बाहर के प्रति भी हमारा फर्ज बनेगा। तो जगत के प्रति जो हमारे फर्ज हैं उन्हें मैं प्रेम कहता हूं, और अपने प्रति जो मेरे फर्ज हैं जिससे मेरा प्लेजर बचता है उसे मैं निजता कहता हूं। और निजता को और प्रेम को मैं थोड़ा थोड़ा अलग रखता हूं। आंख बंद करते मेरी निजता है, आंख खोलते ही मुझे प्रेम है। इतना सा ही बस जो भेद समझ गया वो ओशो को पूरा समझ सकता है, नहीं तो ओशो की बात का गलत उपयोग होने का पूरी संभावना है। हाँ बोलें। मेरा प्रश्न है सका कि जैसे रजनीशपुरम ओशो ने बनाया था अमेरिका में, उसके बाद ओशो वर्ल्ड भी इंडिया में रहा और एक कोर कमेटी बनी जिसने पूरा रन किया, लेकिन बाद में ओशो के जाने के बाद वो कोर कमेटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वो इतनी सुंदर व्यवस्था थी वो ध्वस्त हो गई। एक कारण उसका वो था। तो यहाँ जो रजनीशपुरम में ऐसा क्या किया जाए, आपका क्या विजन है कि वो कोर कमेटी ऐसी हो कि वो ऐसे ध्वस्त ना हो जाए कि कोई बाहर से आके उसको बिगाड़ सके? तो इसके रिगार्डिंग कोई जो उसको टेक ओवर कर सके कुछ ऐसा। हाँ। जी। देखो ऐसा तो 100% है कि फ्यूचर में एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी कि मेरे अलावा मेरे जाने के बाद भी लोग उसको संभालें। ये विजन तो रखना ही पड़ेगा। मैं हमेशा ओशो के प्रति ये कहता भी हूं कि ओशो ने लंबे विजन के साथ कुछ निर्णय नहीं लिए, शॉर्ट विजन के साथ निर्णय लिए। इसका परिणाम आज भोगना पड़ा। तो मैंने उस संबंध में कुछ निर्णय लिए हैं। वो निर्णय ये, पहली बात तो ये है कि ये जो भी रजनीशपुरम बन रहा है ये मेरी कंपनी के तहत बन रहा है। स्पिरिचुअली जीनियस प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के तहत बन रहा है। ठीक है। तो ये एक कंपनी का एक व्यवस्था है। उस कंपनी की व्यवस्था में फ्यूचर में जो भी मेरे बाद इसे संभालेगा, जिसको भी मैं नियुक्त करूंगा, वो वही व्यक्ति होगा जिसको कंपनी के कार्य चलाने आते होंगे। ठीक है। अब यहां पे दो बातें हैं। अगर हम इसे ऐसे कंपनी बना के सौंप दें कि किसी को हमने दे दी कंपनी, उसकी है, वो चाहे कंपनी को बेच के भाग सकता है। सामान्यतः कंपनियों में डायरेक्टर बेच देते हैं। उन्होंने कहा, डायरेक्टर ने कहा हमने कंपनी बेच दी, अपने सब पैसा रख लिया, उन्हें भाड़ में गया, हम कुछ करते नहीं। तो पहली संभावना तो यह है कि कोई व्यक्ति उस कंपनी को पूरा बेच दे और भाग जाए। दूसरी संभावना यह है कि कंपनी ने जिस कार्य के लिए हमने उसको खड़ा किया वो कार्य करे ही ना, और कंपनी के पास जो पहले से निर्मित चीजें उनका भोग करता रहे। इसकी पूरी संभावना है कि ऐसा हो सकता है। तो इसके संबंध में मेरा सीधा सा एक निर्णय है, कंपनी को जो भी डायरेक्टर चलाएगा उसके लिए पूरी मैं एक विल बनाऊंगा जो कि लाइफ टाइम रहेगी। पहली बात यह कि वो उसको बेच नहीं सकता, बेच के भोग नहीं सकता। हाँ, कंपनी का जो भी डायरेक्टर होगा, है ना, उसको पूरे तरीके से कंपनी ही उसके खर्चे उठाएगी और सब करेगी, लेकिन उसको व्यक्तिगत रूप से अलग से कोई काम नहीं करने होंगे। वो व्यक्ति ना अलग से कोई कंपनी चलाता होगा, ना उसके बहुत ज्यादा बैंकों में पैसा होना चाहिए। उसके बैंकों में कोई मनी नहीं होनी चाहिए, मतलब 10-20 हजार रुपए में जिसमें मात्र खाता खुले उतना ही पैसा होना चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति पूरी कंपनी पे आश्रित होगा। पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये कि हर साल कंपनी की ग्रो उसे करनी पड़ेगी, 5%, 7%, कोई ना कोई उसको ग्रो करनी पड़ेगी। टर्नओवर में दिखाना। यस। अब ग्रो तभी हो सकती जब वो कार्य करेगा। बैठे बैठे तो ग्रो होगी नहीं, क्योंकि हमारा काम चंदे से चल नहीं रहा, हमारा काम धंधे से चल रहा। तो धंधे की ग्रो के लिए काम करना पड़ेगा। काम करेगा तभी ग्रो होगी। काम करे फिर वो खूब
मर्सिडीज में घूमे, खूब रोल्स रॉयल ले, कुछ भी करे, मुझे क्या दिक्कत, काम करे, क्योंकि मेरा लक्ष्य काम है। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि इस काम से कोई जीवन में आनंद ना उठाए, मेरे काम से तो मैं समझता हूं हर एक को आनंद होना चाहिए। तो दूसरी व्यवस्था ये, और तीसरी ये है कि अगर वो ये ग्रो नहीं कर पाता है तो फिर वो व्यवस्था उसके हाथों से ले ली जाएगी। अगर 2 साल उसने, सपोज दैट मैंने रखा कि कंपनी को 8% की ग्रो करनी है और उसने 7% की और दूसरे साल भी 7% की, तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। फिर उसके लिए कोई और आएगा। और फाइनली अगर कोई नहीं आएगा, फाइनली अगर कोई आया ही नहीं, तो फिर वही बात है, जब किसी को समाज से लेना देना नहीं, तो मेरे भी सारी जो होगी व्यवस्था वो सब मेरे बच्चों में चली जाएगी। बच्चों का मतलब जो भी आगे पीढ़ियों में होंगे उन पे चली जाएगी। बिल्कुल सलीके से करके जाऊंगा। और किस व्यक्ति के बाद क्या कौन चुना जा सकता है, उसके चुनने की प्रक्रिया क्या रहेगी, उस पर भी काम होगा, लेकिन वो मैं यहां बताना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ तो राज भी होंगे ना। तो इस तरीके से मेरी सोच है। अब इस सोच के तहत कम से कम मेरे मरने के बाद भी काम के नष्ट होने की संभावना वैसी नहीं है जैसी सामान्यता और कम्यून्स में, आश्रमों में होता है। मेरे में ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ करनी होगी। बिल्कुल ग्रो से काम चलेगा ना। देखो, और आश्रमों में क्या होता है, चंदे से काम चल रहा होता है। अब जो चंदे से काम चल रहा तो किसी को कुछ करना ही नहीं है। हमारा काम पूरा धंधे पे होगा। ये भी है, चंदा देने वाले लोग भी चलाते आगे। हमने कोई चंदा देने वालों का, ना तो हमें ईगो सहलाना ना कुछ करना। इसीलिए आज रजनीशपुरम में किसी से कोई चंदा नहीं लिया गया, कोई चंदे अंदे की व्यवस्था नहीं रजनीशपुरम में। रजनीशपुरम में किसी से चंदा नहीं लिया गया। जो भी 1-2 लोगों ने दिया भी है तो 1 लाख से ज्यादा किसी ने दिया तभी हमने लिया, वरना लिया नहीं। और वो भी ये कि कोई थैंक यू नहीं कहेंगे, ना तुम्हारा कहीं बोर्ड लगेगा, ना तुम्हारा कहीं पट्टी लगेगी, लिखा जाएगा फला फला की तरफ से दिया गया, कोई लेना देना नहीं। दो और भूल जाओ, ऐसा समझो तुमने नाली में डाल दिया। जिसका लाभ किसी और को तो मिलेगा, नाली बह के नदी से मिलती है, नदी बह के सागर से मिलते, वो सब तो होगा, लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलेगा जो देगा। ये सब व्यवस्था मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे फ्यूचर का प्लान है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था रहेगी। और जैसे एक क्वेश्चन और है, रजनीशपुरम में आश्रम में ध्यान विधि कैसी रहेगी? जो ओशो ने अब तक बताई उसी तरह की रहेगी या अलग होगी, या आप उसमें कुछ जोड़ोगे? देखो, या वहां पे ध्यान विधि के संबंध में सीधी सी बात यह है कि ओशो की जो ध्यान विधियां हैं वो कराई जाएंगी। पहली बात, बीच बीच में नए लोगों को नई विधियों के साथ भी निमंत्रण दिया जाएगा और वो बताया जाएगा कि ये जो कैंप हो रहा है ये नई विधि पे आधारित है। आपको ओशो ने तो प्रयोग करने को कहा ना, तो जाने समझें। तो उसके साथ लोग, अगर कोई नई विधि कराना चाहता है और हमें लगता है कि कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको एक मौका दिया जाएगा ताकि लोगों के बीच वो नई विधि को अपने इंट्रोड्यूस करा सके। उसके अलावा सखा वेलनेस के तहत जो मैं थेरेपी कराता हूं, जो हमारी है अपनी, जिसके तहत हम लोगों को ध्यान में ले जाना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था भी रहेगी, लेकिन वो शुल्क वाली रहेगी, वो निःशुल्क नहीं रहेगी। मेरी थेरेपी का शुल्क रहेगा, वो शुल्क करके ही कोई कर सकता, अन्यथा नहीं। जैसे ऐसा भी होगा ना, जैसे ओशो वैसे तो बहुत सारी ध्यान विधि करवाते थे, उनके सन्यासी अलग अलग करवाते, लेकिन कुछ तो उन्होंने जैसे नियम दिए थे ना, जैसे वो व्हाइट रोब था, व्हाइट रोब के संबंध, हाँ, व्हाइट रोब के संबंध में मेरी हमेशा से व्हाइट रोब के संबंध में एक अलग सा प्रेम रहा है। व्हाइट रोब जो है वो रोज होगा, प्रतिदिन व्हाइट रोब कराया ही जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति और भी कोई ध्यान कराने आया हो, कोई विधि चल रही हो, लेकिन वो समय 7 बजे का व्हाइट रोब के लिए डन रहेगा, हमेशा व्हाइट रोब होगा। और उस व्हाइट रोब को कोई भी व्यक्ति नहीं कराएगा, उसके लिए ओशो का वीडियो मौजूद है और वीडियो के माध्यम से होगा। बिग स्क्रीन की व्यवस्था करूंगा, जिस बिग स्क्रीन पे ओशो स्वयं आके उसको कराएंगे। हाँ, एक और हमने एक नई चीज की है, जिसकी वजह से ज्यादातर साधकों को जरूरत पड़ती है ध्यान कराने की। जैसे ओशो की ध्यान विधियां हैं, अब ओशो की सारी ध्यान विधियां तो म्यूजिक के माध्यम से, और सबके बारे में बताया गया कि ऐसे ऐसे कराना है।
तो एक संचालक की जरूरत क्यों पड़ती है ज्यादा? संचालक की जरूरत इसलिए पड़ती है कि संचालक समझाए कि भाई आप ये विधि कर रहे हो, इस विधि को ऐसे करना, इसको करने का सही ढंग ये। एक नया व्यक्ति आया होता है तो वो उसे बताना पड़ता है संचालक को। तो वहाँ पे हमने इसके लिए एक व्यवस्था ऐसी सोची है कि हम वहाँ पे एक जितनी भी विधियाँ ओशो की हैं उन सारी विधियों पे एक वीडियो शूट करेंगे कि कौन सा चरण क्या होता है, कैसे होता है, छोटा छोटा, और उसके समझाने के हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। और वो वीडियो सारे ही जो हैं एक सिस्टम में पड़े होंगे, टीवी में पड़े होंगे। तो कोई भी व्यक्ति नया आता है तो उसको पता है कि इस वक्त ये ध्यान होने जा रहा है, तो उस ध्यान को कैसा करना चाहिए वो वहां पे देख सकता है। कोई भी नया व्यक्ति आया तो डायनेमिक भी है सुबह का कंपल्सरी? हाँ, मैंने क्या, नहीं कंपलसरी नहीं, हमारे डायनेमिक कोई कंपलसरी ऐसी चीज सिर्फ एक ध्यान के प्रति है, वाइट रोब। पहली बात वो ध्यान नहीं, वो कुछ और है। हाँ। मीटिंग विद मास्टर, वो उसके संबंध में गहरी बात है, मैंने वीडियो पहले भी बोले हैं उस पर, और उसको लेके कोई समझौता मैं नहीं करूंगा। बाकी ध्यान विधि आगे पीछे हो सकती है। हम मान लो किसी और का कोई शिविर कोई नया कर रहा है और वो डायनेमिक नहीं करवाता तो क्या जबरदस्ती थोपोगे? फिर तो बात वही हो गई, लड़ाई झगड़ा। हाँ, वो मैं तो जस्ट ये पूछ रहा हूँ, जैसे बहुत से सेंटर में ये एक नियम के रूप में। ना, कोई नियम के रूप में नहीं। मैंने फिर कहा नियम के रूप में देखो, जिन दिनों में किसी का शिविर नहीं चलेगा, या मान लो कोई, मैंने कहा ना, नए विधियों को हम नहीं आमंत्रण कर रहे हैं तो ओशो के डायनेमिक वगैरह चलते रहेंगे, वो सब चलेंगे। लेकिन अगर कोई नया, अब जैसे मैं हूं, मैं अपनी बताऊं, एक घटना बताता हूं कि मैं एक बार अपना शिविर जो लेता था योग निद्रा के, उसे लेने के लिए मैंने एक ओशो आश्रम में बुकिंग कराई और मैं वहां पहुंचा और मैं अपने तरीके के ध्यान करा रहा था। तो वहाँ एक व्यक्ति आ गया, कहने लगा कि वो उस जगह मतलब रुका हुआ था पहले से, उसने पेमेंट किया था उनके आश्रम में। अब वो आ गया सुबह कि हमें तो डायनेमिक करना है, हमने यहाँ आश्रम को पेमेंट किया है। हमने कहा पेमेंट तो हमने भी किया लेकिन हम नहीं कराते। तो इस बात को लेके आश्रम के साथ मेरे थोड़े मतभेद हुए। तो मैंने कहा कि जब आपने हमसे पेमेंट लिया है हमारे ध्यान शिविरों को करने के लिए, तो फिर आप दूसरे को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो इस तरीके की लड़ाइयां होती हैं। तो मैंने कहा वो लिखा होगा कि फला डे से फला डे तक कोई नया प्रयोग हो रहा है, नवीन प्रयोग के लिए कोई अगर समय होगा, लेकिन उस नवीन प्रयोगों में भी शाम का 7 बजे का स्लॉट फिक्स है। वो उनको भी बता दिया जाएगा जो नवीन प्रयोग कराएंगे कि शाम का 7 बजे के स्लॉट में कोई छेड़खानी नहीं होगी। वाइट रोब प्रतिदिन होगा, उसी शिद्दत से होगा जिस शिद्दत से उसे होना चाहिए। समझाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, जहां पे लोग अपने आप समझ लें, किसी गुरु की जरूरत नहीं। क्यों बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए गुरु बन जाते हैं, वो कहते हैं हमने लोगों को समझाया कि डायनेमिक करा कैसे जाता, बस गुरु हो गए, बाकी वक्त तो म्यूजिक चल रहा था। तो भाई उसे समझाने के लिए हमारा टच स्क्रीन टीवी होगा, जहां जाके आप देख लो फाइल खोल के कि आपको कौन सा ध्यान कैसे होता है, वो समझाया जाए। वाइट रोब होगा कंपलसरी। और फिर जैसे पूरे दिन की एक दिनचर्या होती है, जैसे हम 12 घंटे जागते रोज, तो अगर आश्रम की जो एक्टिविटी समझे, ध्यान या सत्संग, ये 2 या 3 घंटे में ख़त्म हो जाते, तो बाकी के 7 घंटे की कार्यशैली क्या रहेगी? वो तब इतना लॉन्ग टाइम रहते तो तब की तब देखी जाएगी। अभी कुछ नहीं बताया जा सका, तब की तब देखेंगे कि क्या होगा। वो तो प्रतिदिन के लिए अलग तरीके की बात है ना। पहले से ना हमने कहा ना, हम कुछ नियम तोड़ने के लिए, कुछ नियम स्थायित करने के लिए एक वाइट रोब का मैंने स्थायित रखा। वाइट रोब बहुत गहरी बात है, इसीलिए वाइट रोब को मैं जिंदा रखना चाहता हूं। वाइट रोब आत्मा है, आत्मा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, बाकी समझौते चल जाएंगे। वाइट रोब को अगर हमने गर्दन मरोड़ दी तो हमने ओशो के सारे काम को गर्दन मरोड़ दी, बाकी तो छेड़खानियां की जा सकती। जैसे वो पिछले वीडियो में आपने कहा था कि जो भी ध्यान विधि होगी, ध्यान प्रयोग, वो एक वैज्ञानिक ढंग से होंगे। वैज्ञानिक ढंग का मतलब क्या है? कि समझाने के तहत वैज्ञानिक ढंग का अर्थ इतना है कि जैसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन का आया, कोई व्यक्ति, किसी को लगता है कि उसे कोई और प्रॉब्लम होती है, तो ओशो ने बहुत सी ध्यान विधियों के संबंध में ऐसी बातें कही हैं कि इस विधि से ये लाभ मिल सकता है,
या ध्यान से ये लाभ मिलता है? तो वैज्ञानिक इतना हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है अपनी टेस्टिंग करा के आए उन प्रयोगों में गुजरने से पहले, फिर उसके बाद वहाँ रहे, वो गुजरे, उसके बाद फिर उसकी टेस्ट हो, वो टेस्ट का पूरा प्रमाण होगा कि उसमें क्या चेंजेस आया। वैज्ञानिक विधि का क्या मतलब है? वैज्ञानिक यही है, इतना ही है कि एक नवीन व्यक्ति जो कि आ रहा है, जो कभी भी किसी प्रयोगों से नहीं गुजरा है, जैसे ओशो कहते हैं 3 महीने डायनेमिक करो, 3 महीने ये वाला करो, तो 3 महीने करने से होता क्या है? तो अगर हम कहेंगे कि हम मिस्टिक रोज का एक ग्रुप रख रहे हैं, तो मिस्टिक रोज के ग्रुप रखने से पहले एक व्यक्ति की पूरी टेस्टिंग कराएंगे। टेस्ट कराओ, ग्रुप में शामिल होने की शर्त यही होगी कि आपको पहले टेस्टिंग और बाद में टेस्टिंग करानी होगी, बाकी वाले फ्री हो, लेकिन ये टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो टेस्ट कराओ, उसके बाद ग्रुप में उतरो और बाद में फिर टेस्ट कराओ, ताकि हमारे पास आप दोनों का प्रमाण मौजूद हो कि ये चेंजेस आया, और उस चेंजेस को दुनिया के सामने रखेंगे कि देखो इससे ये प्रभाव आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि वेलनेस के लिए हम जब काम कर रहे हैं तो वेलनेस में ये भी आता है कि आखिर ध्यान से होता क्या है। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसको प्रमाण के साथ कौन करता है? कोई नहीं कर रहा। जो बात मैंने कही ऐसा कहीं हो रहा है? नहीं। कोई भी दुनिया का साधु संत इस तरीके की प्रयोग से गुजार रहा है? और मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये गुजारूंगा। अब इस गुजारने के बाद 2-3 साल में अगर डाटा मेरे पास ये इकट्ठा होता है कि इसको करने से कोई लाभ होता ही नहीं, जैसा आदमी आता है वैसे ही आदमी चला जाता है, अगर मेरे पास ये इकट्ठा हो गया तो जगत में जितनी ध्यान विधियां चल रही हैं उसके संबंध में विरोध के लिए मैं अकेला व्यक्ति होऊंगा जो खड़ा हो जाऊंगा कि बंद करो तमाशा, चूतिया पाप बहुत हुआ। और मैं साथ साथ ये भी कि जो हमारी विधि, जो सखा वेलनेस की विधि करने आते हैं, वो निश्चित ही उनसे पैसे लिए जाएंगे, और उस पैसे में ये होगा कि पहले उन्होंने ये किया, ये बीमारी थी और इतने दिन किया, ये बीमारी ठीक हुई कि नहीं हुई, उसका भी रखा जाएगा, जैसे हम अभी भी रखते हैं। हम तो अभी भी सारे रिकॉर्ड रखते हैं अपने सखा वेलनेस के। तो हम ये भी दुनिया के सामने पेश करेंगे। अगर उससे फायदा होता है तो बहुत बढ़िया बात है, पूरी दुनिया निःशुल्क उसको लाभ ले सकती। और अगर उससे फायदे नहीं हो रहे हैं कुछ, तो क्यों बेवकूफी में समय बर्बाद किया जा रहा है? क्योंकि समय की भी तो वैल्यू होती। अभी जैसे सका, अभी ये आपकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी पुरातन जो विज्ञान है या जो सनातन विज्ञान बोलते हैं, वेदों में ये था, बहुत अच्छी चीज़ें जीवन के लिए। पर मॉडर्न साइंस में क्योंकि उनके पास डाटा है, जो वो करते हर चीज़ का डाटा मेंटेन करते, मेडिकल साइंस हो या किसी चीज़ का, हमारा कोई डाटा नहीं होता ये वैदिक का। तो ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, तो ये हम करेंगे, क्योंकि जो आदमी आ रहा है वहां पे ध्यान करने के लिए, आखिर वो उसमें परिवर्तन क्या हो रहा, क्या परिवर्तन हो रहा, वो परिवर्तन पता लगना चाहिए। जो बॉडी के टेस्ट से हो सकता है उतना तो कम से कम होना ही चाहिए। हाँ, इसके लिए बहुत से इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, जो टेस्टिंग बहुत महंगी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, बहुत सी टेस्टिंग बहुत महंगी होती हैं। इसके संबंध में हम लोगों की अपनी एक कोशिश चलेगी कि हम ये पूरा सेटअप अपना वहाँ डालें, बाकायदा डॉक्टर्स की टीम रख के, और ये सब फिर टेस्ट वहीं हो। ये एक फ्यूचर में अगर हम पे इतना धन हो पाता है तो हम ये सुविधा आश्रम की तरफ से ही लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि आप आइए, आपकी पहले टेस्टिंग हम करेंगे, उसके बाद आप ध्यान में रहिए, फिर आपकी टेस्टिंग करेंगे। हाथ कंगन को आसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या, सामने देखो, लाभ हो रहे हैं तो दुनिया में गुण गाओ, लाभ नहीं हो रहे हैं तो खत्म करो बेवकूफी। नहीं तो बातें रह जाती बस। फिर ये भी था रजनीशपुरम को लेके, जैसे ओशो ने जो प्रयोग किया था अपने जीवित रहते, उनके बाद किसी सन्यासी ने, जैसे मैं तो अब तक जो देखता हूँ आपके अलावा और कोई नहीं जिसने ये बात कही, क्योंकि ओशो की पूरी देशना को एक साथ लेके चलने की। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि ये जैसे ज़्यादातर लोगों को, जो अच्छे सन्यासी भी है, जो आपको भी मानते हैं, उनको भी ये काम पंगे का लग रहा है। उनकी सोच तो कोई बात नहीं, उनका अपना मजा है। नहीं, जैसे वो लोग कहते हैं कि शिविर तक ठीक था मामला, आए गए, लेकिन पूरा का पूरा कम्यून बनाना, मतलब आज भी लोग डर रहे हैं इस मामले में, आगे नहीं बढ़ रहे। उनकी अपनी समझ है, वो अपनी, इसीलिए मैंने कहा ना, अपनी समझ के तहत ही तो कार्य करेंगे।
जो लोग इसमें डर महसूस करते हैं निश्चित ही वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। मैं अगर ये डर महसूस करा होता तो मुझे जो व्यक्ति 10 साल से जानते हैं, ज़्यादा नहीं बस 10 साल से जो मुझे जानते हैं और 10 साल से मुझे देख रहे हैं, वो भी देख लें कितनी बार मैंने क्या क्या किया और कितनी बार मैं जीरो पे आ गया और फिर खड़ा हो गया। जो डर रहे हैं ना, वो डर रहे हैं गिरने के डर से, और मैं कह रहा हूं इसीलिए वो उठ नहीं रहे। हम आपको एक छोटा सा चीज बता देते हैं, और ये जीवन के गहरे अनुभवों में से एक है। मैं यहां पे मतलब अपने अनुभव से कह रहा हूं, मैंने देखा ऐसे लोगों को, बहुत अच्छे अच्छे ध्यानी, एक दो लोग तो ऐसे जिनको मैंने देखा है और मैंने बोला है जिनके बारे में कि एनलाइटेड है, और मैंने महसूस किया, मैंने उनके जीवन से महसूस किया, और आज मैं उन्हीं को देख रहा हूं कि वो मोह माया में फंस गए। कारण सिर्फ ये कि उन्होंने जगत कल्याण की कुछ सोची नहीं, निजता में डूबने लगे। अपनी निजता, अरे हम तो अपनी निजता में ठीक है, हमें किसी को नहीं बदलना, हमें कुछ नहीं कहना, हमें जगत में भला नहीं करना। मैं हमेशा से उनको भी कहता था कि यार अगर तुम्हें कुछ मिला है तो उसको बांटो। देखो, बीजों को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा ढंग है कि उन्हें बोया जाए। बीजों को सुरक्षित रखने का ढंग नहीं है कि उन्हें तिजोरी में रख लिया जाए। जितने बीज बोगे उतने ही वो पेड़ बनेंगे, उतने ही वो आगे और बीज बढ़ेंगे। यही तरीका है। तो आनंद को बचाने का तरीका एक ही है कि उसे बांटो। जो व्यक्ति आनंद को बांटने से घबराता है, जो व्यक्ति आगे की खोज से डरता है, उसने जो आनंद पाया है वो भी एक दिन समाप्त हो जाता है। और मैं कह रहा हूं कि ये मरते दम तक की यात्रा है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसने आनंद पा लिया और फिर अब वो जीवन में खोएगा नहीं, ये भूल में है। पाना आनंद ऐसे है जैसे दिया जलाना, और उसके बाद पूरी जिंदगी की साधना इस बात की है कि ये बुझने ना पाए। एक बहुत अच्छे वो हुए थे, संत हुए थे, उनका मुझे कुछ गजल्स थी उनको बड़ी पसंद थी, और मेहर बाबा। तो वो कुछ गाने सुना करते थे, जिसमें से एक गाना ऐसा था जो मैं कई बार सुनता हूं अकेले में, और वो गाना बहुत गहरा गाना था। अब मेहर बाबा जैसा व्यक्ति जिसको लोग मानने लगे हैं, जिसका आश्रम भी हो गया, जिस पे धन भी आने लगा, वो भी कह रहा है, ये बहार का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, ये बहार का जमाना, ये हंसी गुलों के साए, मुझे डर है, मुझे डर है, मुझे डर है, बागबां को कहीं नींद आ ना जाए, मुझे डर है कि जिसने बाग लगाया है ना, जिसने बनाया, कहीं वो ना सो जाए। तो मैं ये जो पंगे करता हूं ना, ये अपने आनंद को बचाने के लिए करता हूं, और इस बचाने में ही बांटना शामिल है। क्योंकि जितना ही मैं किसी को कुछ कहता हूं, उतना ही 3 उंगलियां मेरी तरफ भी उठती हैं, और उनके वो क्वेश्चंस मुझे लगातार अवेक बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति ऐसे हैं, सोचते हैं वो तो आनंद पा लिए थे, उनके पास सिर्फ आनंद की कहानियां बची। 20 साल पहले, 30 साल पहले जब डायनेमिक करते थे, बहुत अच्छा लगता था, ये सब कहानियां बची, अब खो गया सब। अब हालत यह है कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही सन्यासी का किस्सा पुराना है। हर सन्यासी बुढ़ापे में रो रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं बुढ़ापे में रोऊं। मैं अपनी मां को देखा अभी आखिरी वक्त जब जाते हुए, तो मैंने देखा मेरे पिता के प्रति मुझे इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि पिता मेरे बहुत समझदारी के तल पे आगे व्यक्ति थे, और कहीं ना कहीं वो एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते थे अपने अंदर का। उनकी जागृत मृत्यु के साथ मुझे कोई हैरानी भी नहीं हुई, मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो जागृत जाएंगे। लेकिन मेरी माँ के साथ मुझे बहुत डर था। डर इस बात का था कि ये बहुत मेटलर्जिस्टिक लेडी रही है, और ये कैसे जाएगी, कैसे शांत मृत्यु को उपलब्ध होगी।
मैं बहुत चिंतित था। इसीलिए जब उन्हें 3 साल पहले मैं यहाँ लाया था तो मैंने उनसे कहा था कि याद रहे तुम अपने बेटे के घर नहीं आई हो, तुम सखा परिवार में आई हो। साल 1.5 साल उन्हें समझने में लग गए कि ये सखा परिवार अलग तरीके से चलता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरी माँ जो पूरी जिंदगी मेटलर्जिस्टिक जी, जाते वक्त इतने बढ़िया से गई है, उसका कारण नहीं है कि कोई आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। उसका कारण यह है कि वो लगातार मैटर को भी जीने की बात थी, वो पूरी करती रही। मरने से 6 महीने पहले भी उसे कंगन चाहिए थे। अरे कंगन ला दोगे दो, मुझे थोड़ा सा हीरे की नथनी बना दो। यानी कि मैं कह रहा हूं जिस तरीके से सन्यास का तुम्हारे अंदर वेग जवानी में होता है, वही वेग तुम्हें बुढ़ापे तक रहना चाहिए। तब तुम अपनी ऊर्जा को लगातार गति दे रहे हो, और अगर तुम उसमें गति दे रहे हो तो यदि मृत्यु आएगी तो तुम बहुत आनंद के साथ यात्रा कर जाओगे। हमारी मां भले ही सामाजिक थी, मेटलिजिस्टिक थी, लेकिन मेटल में जीने का उसका कमाल का था। वो पूरे तरीके से जीती थी, आखिरी वक्त तक उसकी तमन्नाएं थी। लेकिन जिस दिन उसने देखा कि अब तमन्नाएं इस शरीर के साथ मैच नहीं खाती, उसी दिन उसने अपना सारा गोल्ड उतार के मुझे दे दिया। अब बात खत्म हुई, अब जाने दे। और 1 हफ्ते पहले बता दिया था कि जाएगी, 2 दिन पहले भी बता दिया था कि जाएगी, 2 दिन बचे हैं। 1 हफ्ते पहले बताया था कि 1 हफ्ते है, 2 दिन पहले बताया था कि अब 2 दिन रह गए, और पूरे अपने टाइम पे चली गई। ना चीखी, ना चिल्लाई, ना रोई, ना कुछ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अंतिम वक्त तक अपने जीवन शैली को जिंदा रखता है, वही व्यक्ति अच्छे से यात्रा करता है। जो सन्यासी ये सोच ले कि मुझे ऐसा आनंद मिल गया कि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं वो बेहोश हो गया। जागरण तो तभी है जब तुम्हें ये भय हो कि बेहोशी ना आ जाए। ये बना ही रहना चाहिए। जो ध्यान में जितनी बार भी उतरता है, ऐसे उतरता है कि प्रथम बार उतर रहे हैं, वही ध्यान में उतरता है। उसके अतिरिक्त कोई भी ध्यान में नहीं उतरता। आज इतना ही।